सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। आपको किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? आपको एक फॉर्मूला पता है, इफ़ यू नो, आपको याद होगा हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। अब आपके लिए यहाँ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सीरीज का नाम दे रखा है लाइमन। अब लाइमन सीरीज है तो एक बात तो पक्का होगी कि n तो फिक्स हो गया, n1 तो फिक्स हो गया, n1 हो गया 1। अगर बाल्मर होती तो n1 हो जाता 2, n1 तो आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि n2 कितना होगा। अब ये बात समझनी है आपको। n2 को समझने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देना होगा। देखो लॉन्गेस्ट सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट, मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करता हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट कैसे आएगा। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि n2 सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। अब जरा सोचिए, n2 लार्जेस्ट है। अगर n2 लार्जेस्ट है तो ये 1/n2 स्केयर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 1/n2 स्केयर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर 1/n2 स्केयर ये फैक्टर सबसे छोटा हो जाएगा तो ये नेट फैक्टर सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि r इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर बिगेस्ट हो जाएगा। ओके, अगर ये पूरा फैक्टर बिगेस्ट है तो लैम्डा इन्वर्सली है तो लैम्डा शॉर्टेस्ट हो जाएगा। बात कुछ क्लियर हुई? यानी कि जब आपको सबसे छोटी वेवलेंथ निकालनी हो तो n2 को आपने सबसे बड़ा लेना है, और जब आपको सबसे बड़ी वेवलेंथ निकालनी हो यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको निकालनी है तो आपको n2 को स्मॉलेस्ट लेना होगा, n2 को स्मॉलेस्ट लेना होगा। अब क्वेश्चन ये कि n2 की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। n2 की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी n1 + 1, और n2 की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हमेशा इनफाइनाइट होगी, ऑलवेज इनफाइनाइट। सो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब आपके पास तैयार है। लाइमन सीरीज आपको निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है मान लो, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आपको n2 को स्मॉलेस्ट लेना होगा। लाइमन के लिए n1 हो गया 1, तो n2 स्मॉलेस्ट होने के लिए 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 1/λ लॉन्गेस्ट इक्वल टू r इंटू 1/1 स्केयर माइनस 1/2 स्केयर। तो ये हो गया r इंटू 1 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4r मीन्स लैम्डा लॉन्गेस्ट कम्स आउट टू बी 4/3r मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। r रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1.09 × 10⁷ मीटर इनवर्स है। तो आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप ही ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही आप लैम्डा शॉर्टेस्ट भी निकाल सकते हो। लैम्डा शॉर्टेस्ट r इंटू 1/1 स्केयर माइनस 1/इनफाइनाइट स्केयर, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू आ जाएगी r के बराबर। तो ये 1/λ शॉर्टेस्ट है तो लैम्डा शॉर्टेस्ट कम्स आउट टू बी 1/r मीटर। लाइमन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ ये होगी और सबसे बड़ी वेवलेंथ ये होगी। इस तरीके से आप किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और दूसरा पार्ट है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड। अब देखो, आपको हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू अस। तो ये जो एनर्जी आपको दे रखी है ये दे रखी है -13.6। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड से 3 स्टेट ऊपर, यानी कि ग्राउंड स्टेट को आप n = 1 मान लो तो 3 स्टेट ऊपर का मतलब चौथी स्टेट। तो इसका मतलब n की वैल्यू एक तरीके से 4 आपको गिवन है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि आपको E1 दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E4 निकालो, तो E4 क्या होगा। तो फॉर्मूला पता है आपको हाइड्रोजन एटम के केस में, -13.6 /
एन स्क्वायर होता है, तो इसको आप देखो -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, चौथे लेवल 16 आ जाएगा, -13.6 अपॉन 16 आप इससे करोगे, सो चौथा लेवल 13.4 होता है, सॉरी 13, इसमें वैल्यू कितनी -13.6 दे रखी है, तो चलिए -13.6 के साथ बात करेंगे, तो -13.6 को 16 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 16 128.880 लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके चौथे लेवल की एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ये टोटल एनर्जी है। अब आपको एक बात सिखाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का माइनस होता है, तो माइनस ऑफ -0.85, तो आपका आंसर आ गया 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो आप इसका डबल कर दोगे, 2 इंटू -0.85 इट इज़ 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद नेगेटिव साइन, ये आपकी एनर्जी आ गई। इसके बाद दूसरा पार्ट आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पर आए थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड। तो ये फॉर्मूला देखो, अभी कुछ देर पहले आपने वेवलेंथ निकाला था, ये वही फार्मूला हो गया। तो 1/λ आप जानते हो 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, n1 हो गया 1 ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, और n2 हो गया 4 चौथे स्टेट से आ रहा है। ये वैल्यू पुट करो, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। जब लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू के बराबर होता है, मीन्स न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो आप चाहो तो यहाँ पुट भी कर सकते हो, इस वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट पुट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू, तो यहाँ c बाई न्यू करोगे तो न्यू बाई c हो जाएगा, न्यू बाई c इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप चाहो तो एक ही लाइन में देख सकते हो, न्यू इक्वल टू R इंटू C 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यूज पुट करो ये वाली, और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द H अल्फा एंड H बीटा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। H अल्फा एंड H बीटा, अब देखो अल्फा और बीटा, सबसे पहली बात तो H अल्फा का मतलब अल्फा पहले नंबर पे आता है तो फर्स्ट लाइन, और H बीटा, बीटा दूसरे नंबर पे आता है तो इसका मतलब सेकंड लाइन। अब जब आपसे ये पूछा हो H अल्फा और H बीटा लाइन निकालना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, तो रिमेंबर इट, वी हैव टू टॉक अबाउट द बाल्मर सीरीज। हमें बाल्मर सीरीज की पहली और दूसरी लाइन निकालनी है। बाल्मर सीरीज है तो इसका मतलब n1 तो हो गया 2, तो पहली लाइन का मतलब है n2 हो जाएगा 3 फर्स्ट लाइन यानी कि H अल्फा के लिए, और H बीटा के लिए n2 यानी कि सेकंड लाइन के लिए n2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आपको n1 और n2 देखो, H अल्फा के लिए n1 और n2 पता चल गया, H बीटा के लिए n1 और n2 पता चल गया। अब आप सिंपली उसी फॉर्मूले में आपको पहली लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, तो 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो, तो इस तरीके से आप पहली और दूसरी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकोगे। ये आपका क्वेश्चन बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the ratio of energy of the photons produced due to transition of electron of hydrogen atom from its second permitted level to first level। एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, उस वक्त जो एनर्जी निकलती है, और हाईएस्ट परमिटेड लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पर जो आ रहा है उस वक्त जो एनर्जी निकलती है, उन दोनों की रेशियो। देखो आपको पता है कि एनर्जी जो है E इक्वल टू H इंटू न्यू होता है, और अभी कुछ देर पहले आपने न्यू का फॉर्मूला लिखा था, न्यू इक्वल टू R इंटू C 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको दो एनर्जी की रेशियो निकालनी है। आप ज़रा सोचिए, दो एनर्जी की रेशियो निकालनी है, तो मैं इसको E1 लिख दूँ तो ये हो जाएगा, दूसरे को E2 लिख दूँ
तब उसमें भी HRC तो आएगा, बाकी ये फैक्टर अलग हो जाएंगे। यानी कि जब आप दोनों की रेशियो लोगे तो एक बात कंफर्म है कि ये HRC है, रेशियो आने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बना लो। E1, पहले केस में इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड परमिटेड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ रहा है। देखो परमिटेड लेवल, सेकंड परमिटेड लेवल, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम उसका पहला परमिटेड लेवल N1 = 1 होता है। परमिटेड लेवल का मतलब होता है जिस लेवल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पहला परमिटेड लेवल कहलाता है। तो हाइड्रोजन एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले ही लेवल पर है, तो हाइड्रोजन एटम का पहला परमिटेड लेवल N1 = 1 हो गया। तो दूसरा परमिटेड लेवल N जो है वो 2 हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड परमिटेड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, इसका मतलब सेकंड जहाँ से आ रहा है वो N2 कहलाएगा, N2 2 और N1 1। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी HRC 1/1² माइनस 1/2²। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन आपका हाईएस्ट परमिटेड लेवल N2 = इनफाइनाइट से सेकंड परमिटेड लेवल पर आ रहा है, यानी कि N1 = 2 हो गया। तो E2 = HRC। अगर आपको डाउट है तो प्लीज सीधा क्वेश्चन ये रहा, हाईएस्ट परमिटेड लेवल से सेकंड परमिटेड लेवल तक आ रहा है। तो E2 = HRC × 1/2² माइनस 1/∞²। ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों की रेशियो ले दो। तो E1/E2 = देखो रेशियो लेते ये कट जाएगा आपस में, इधर देखो 1/1², 1 - 1/4, तो ये 3/4 बचेगा, और इधर ये बचेगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। तो ये आंसर है। इन दोनों एनर्जी की रेशियो 3:1 हो जाएगी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन इज a 12.75 electron beam is used to bombard gaseous hydrogen atom at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? आप हाइड्रोजन एटम को एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ से कौन कौन सी वेवलेंथ निकलेंगी ये देखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ये पता लगाओ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद कौन से लेवल पर पहुंचेगा। हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो एनर्जी गेन कर रहा है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा है। तो इस एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दोनों एनर्जी को ऐड कर दो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 + 12.75, तो ये बच गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी बचेगी। सो नाउ चेक इट कि इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पर पहुंचेगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, En = -13.6 अपॉन n²। तो यहाँ से n² की वैल्यू निकालो। सो n² = -13.6 अपॉन -0.85। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 16 आएगी। सो n कम्स आउट टू बी 4। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन चौथे एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा। आवर इलेक्ट्रॉन विल रीच एट द 4th एनर्जी लेवल। सो जब इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा, देखो मैं डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। n = 1 2 3 एंड हेयर इज़ द 4। मैं प्रॉपर लेवल से एनर्जी से डिफरेंस से नहीं दिखा रहा हूँ। =3 n = 4। तो जब चौथे लेवल पर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो वहाँ से कहाँ जाएगा? चौथे से तीसरे में भी आएगा, चौथे से दूसरे में भी आएगा, चौथे से पहले में भी आएगा। इन बिटवीन वो तीसरे से दूसरे और तीसरे से पहले में भी आ सकता है, और इन बिटवीन वो दूसरे से पहले में भी आ सकता है। इस तरीके से आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो है वो 6 बन रही हैं। इसका मतलब यहाँ 6 वेवलेंथ्स होंगी। तो इन वेवलेंथ को कैसे देखोगे? जैसे मैं, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये 6 ट्रांजिशन है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकालना हो तो नंबर ऑफ
ट्रांजिशन फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। n 4 है तो 4 माइनस 1/2, 4 3 जा 12/2, 6 टोटल वेवलेंथ आएंगी। अब आपका 6 बार आपने क्वेश्चन रिपीट करना है। 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो पहले वाले केस में देखो तो इलेक्ट्रॉन चौथे लेवल से तीसरे लेवल पर आ रहा है, तो n1 की वैल्यू तो होगी 3 और n2 की वैल्यू होगी 4। n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपका पहला आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरे केस में देखो तो इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे में आ रहा है, तो चौथे से दूसरे में आ रहा है, इसका मतलब n1 तो हो गया 2 और n2 हो जाएगा 4। ऐसे ही तीसरे केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन चौथे से पहले में आ रहा है, तो n1 हो जाएगा 1 और n2 हो जाएगा 4। और इसी तरीके से चौथे ट्रांजिशन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन आपका तीसरे से दूसरे पर आ रहा है, तो n1 हो जाएगा 2 और n2 हो जाएगा 3। पांचवा केस अगर देखोगे तो पांचवें में इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आ रहा है, इसका मतलब n1 1 हो जाएगा और n2 हो जाएगा 3। और छठा केस अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आ रहा है, तो इसका मतलब n1 1 हो गया और n2 हो जाएगा 2। इस तरीके से ये सारे वैल्यूज़ जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको हर बार एक नई वेवलेंथ नज़र आएगी। तो ये हैं बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये आपके स्क्रीन पर मैं दोबारा भी दिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसे नोट कर लेना, जैसे चाहो वैसे कर लीजिएगा। ये पाँचों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे।